निफ्टी में लगातार दूसरे सत्र में बनाया नया शिखर। एचसीएल टेक, आईटीसी, टीसीएस और एसबीआई ने भरा जोश। हालांकि बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप फ्लैट। ऑटो और फार्मा आईटी शेयर्स में अच्छी खरीदारी। आधे से पौने % चढ़े तीनों सेक्टर इंडेक्स करीब 5% उछाल के साथ। वायदा का टॉप गेनर बना अपोलो टायर। एचसीएल टेक के नतीजों को बाजार की सलामी। शेयर में करीब 4% का उछाल, मुनाफे में करीब 7% की बढ़त। साथ ही ओरेकल फाइनेंशियल्स, बैंक, बिरला सॉफ्ट और टीसीएस में भी खरीदारी करी। अच्छे नतीजों के बाद डीमार्ट में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली। ऊपरी स्तरों से करीब 4% फिसला शेयर। वहीं बढ़िया रिजल्ट के बाद इरेडा में 5% की तेजी। बाईबैक की तैयारी खबर से अरविंदो फार्मा में जोरदार तेजी। शेयर में 3.5% का उछाल। 18 जुलाई की बोर्ड बैठक में होगा शेयर बाईबैक पर विचार। एफएनओ पर बनी सेबी के एक्सपर्ट पैनल की आज अहम बैठक। वायदा कारोबार में रिस्क कम करने के तरीकों पर होगी चर्चा। वीकली ऑप्शन एक्सपायरी घटाने, एफएनओ का लॉट और मार्जिन बढ़ाने जैसे उपायों पर भी होगा विचार। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और बाजार में एक थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से हल्का सा दबाव हुआ है, ठंडा ट्रेड है। लेकिन जहाँ जहाँ पे जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं ना, उसमें उसी तरीके की तेज़ी और मंदी का स्वभाव आपको देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स मार्केट की बात करें तो यहाँ पे अपोलो टायर्स टॉप ट्रेड्स में है, करीब 5% से ज़्यादा मजबूती है। और ऑरो फार्मा दोनों में ही खबरें हैं। हेडलाइंस में हमने आपको बताया तेज़ी है। ओरेकल फाइनेंस का हम लोगों ने जिक्र किया, करीब 11,000 रुपये के आसपास उसका प्राइस पहुंच गया है यहाँ पे। तो कई सारे स्टॉक्स पे तेज़ी या मंदी के सौदे बन रहे हैं। आपने जो सौदे इस वक्त लिए होंगे या पहले से लिए हैं, उसमें आपको क्या करना है, इसी पे सवाल जवाब होगा। और आज के आपके जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सरवेन श्रीवास्तव। सरवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बताइए कि मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है आपका। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। आई थिंक देखिए नया अब जो यहाँ पे हम देखेंगे सेटअप्स। आप अब ये देखिए नया हफ्ता चालू हो रहा है। लास्ट हफ्ते में हम फिल्टर डाला था 24,500 24,600 का। लास्ट हफ्ते में तो उसको क्लियर नहीं कर पाए, तो आई थिंक ब्रॉडली मेरा फिल्टर वही चल रहा है। 24,500 24,600 के ऊपर जब तक ब्रेकआउट होते नहीं है तब तक नए समीकरण नहीं निकलेंगे। बैंक निफ्टी जैसे आपने बोला थोड़ा निराशा का विषय बना हुआ है। और अब कहीं आपको मिड कैप्स की भी वृहत अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल रहने लगी है। और कभी कभार अब अगर आप लास्ट 10 दिन में देखें तो 4-5 दिन वृहत नेगेटिव भी रही है और नहीं तो यूजुअली न्यूट्रल रहती हैं। तो जब मैं पढ़ाता हूँ और मैं स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि भाई हम एज एन एनालिस्ट, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, हमारा काम ये है कि पहले हम डिसाइड करें कि ड्रम क्या है। तो ड्रम, एक ग्रीन ड्रम होता है, एक रेड ड्रम होता है। एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ग्रीन ड्रम में भी 80 ग्रीन बॉल होंगी और 20 रेड बॉल होंगी, क्योंकि बुल मार्केट में भी 10-20 स्टॉक गिरते रहते हैं। तो एंड वाइस वर्सा, अगर बेयर मार्केट है तो रेड बॉल होगी और रेड बॉल में भी 80 रेड बॉल होंगी, 20 ग्रीन बॉल होंगी, क्योंकि बेयर मार्केट में भी आपको दिखेगा कि 20 स्टॉक चलते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पहले आपको ड्रम सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है, एक लॉन्ग डेटेड एडवांस डिक्लाइन रेशियो जब आप देखते हैं और आपको वहां लगता है कि भाई अब मोमेंटम छूट रहा है और कलर धीमे धीमे ज्यादा बॉल्स इस ड्रम में जा रही हैं या ज्यादा बॉल इस ड्रम में जा रही हैं, तो मेरा थॉट ये है कि जिस रिस्क रिवॉर्ड के सिनेरियो में हम आ गए हैं, मुझे लगता है अब ज्यादा रेड बॉल है पिक करने के लिए, ग्रीन बॉल्स कम है। नॉट दैट कि ग्रीन बॉल्स नहीं है, तो वो हमारा काम नहीं है। एज अ प्रोबेबिलिटी एनालिस्ट अगर हम 70% ऑफ द टाइम कुछ उठाना चाहते हैं तो हम वो उठाएंगे जो ज्यादा बॉल्स है। तो मुझे लगता है इस समय ड्रम में ज्यादा रेड बॉल्स है, ग्रीन बॉल उठाना ज्यादा मुश्किल काम है। तो ज्यादा मुश्किल काम हम नहीं करना चाहते, इसीलिए हमको लग रहा है कि थोड़ा मुनाफा बांध लीजिए। ब्रेथ थोड़ी थोड़ी वीक हो रही है, मोमेंटम का साथ छूट रहा है। निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, मिड कैप इंडेक्स में भी मोमेंटम अब स्लो हो रहा है। काफी ओवरबॉट है तो अब धीमे धीमे स्लो हो रहा है। तो एक साइकिल नीचे की एटलीस्ट आएगी। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि 23,000 23,500 के मेरे टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट हैं। जब तक आप 24,500 24,600 के ऊपर डिसाइसिव निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं करते हैं, जब तक आप तकरीबन 53,500 54,000 की रेंज बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं करते हैं, तब तक इंक्रीमेंटली पिसता रहेगा बाजार। में भी अगर गिर नहीं रहा तो पिसेगा, बट जी, तब तक रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव नहीं है। तो अलर्ट रहें, कॉशियस रहें, थोड़ा मुनाफा बांध के रहें, यही मेरी राय है। एग्रेसिव लोग जो हैं उनको अगर 23,500 की तरफ के जी। ट्रेड दिखते हैं और रिस्क रिवॉर्ड निकलते हैं तो कर सकते हैं। चलिए जी सवाल लेते हैं। कल्पेश गांधी हमारे साथ अंकलेश्वर से जुड़ रहे हैं। कल्पेश जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, नमस्कार नीरज बत्ताई जी। जी नमस्कार सर। सर, मैं आपको डेली सुबह देखता हूँ, जी आपको आशीष वर्मा जी के साथ। और मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे पास 530 पे 1,300 शेयर स्टार हेल्थ के है।
तो मुझे उसका नियर टर्म फ्यूचर्स देखना है और शॉर्ट टर्म में मुझे उसका टारगेट जानना है टेक्निकल। और मैं बहुत सारी मूविंग एवरेज में फॉलो भी करता हूँ और उसको मैं ब्लॉक डील के जरिए भी टैली करता हूँ। तो ओके। मुझे उसके बारे में थोड़ा जानना है। उसके अंदर तारल के अंदर जो अपने राकेश झुनझुनवाला जी, उनका भी 17% स्टेक है। जी। तो उसके हिसाब से मैंने उसके ऊपर लॉन्ग टर्म का थोड़ा टारगेट मैंने लिया है, लेकिन अभी मैं शॉर्ट टर्म के लिए मैं खेल रहा हूँ। तो मैंने 530 पे 1300 कर लिया है। तो जरा जी, मुझे बताइए। और ठीक है, सर्वेंद्र जी को भी पूछता मैं हूँ बहुत सरवेन जी सालों से। से मैं देखता हूँ। सरवेन जी बताइए, स्टार हेल्थ में शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या है? देखिए, जिस तरह का इनका माइंडसेट लग रहा है, थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना चाहिए इनको। स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तब से गिर ही रहा था, फिर एक लॉन्ग ड्रॉन कंसोलिडेशन किया लास्ट 2-2.5 साल में। और इनके लिए एट द करंट मोमेंट जो इनके लिए लॉन्च पैड है वो 490 वाला लो है, 491 समथिंग का जो लो है 490 के आसपास, वो इस मूव का लॉन्च पैड है। तो अब आप अगर लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं और आपको लगता है कि मैं इसको 12-18 महीने प्लस होल्ड करूंगा, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि वो लॉन्च पैड जो है स्टार्टिंग पॉइंट, उसके नीचे अब इसको नहीं जाना चाहिए। तो आई थिंक 490 500 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स बन गए हैं 12 से 18 महीने के होराइजन में। और ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसको 12-18 महीने के होराइजन से ही देखें, रेट में बने रहें। और जो इन्होंने बोला कि मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं और उन लेवल्स को यूज करते हैं, तो कोई ना कोई अपना एक अच्छा मूविंग एवरेज लेके एक स्टॉप लॉस ढूंढे। ट्रेलिंग कॉस्ट के आसपास लगा सकते हैं, अभी वो भी एक इनके पास ऑप्शन है। और कॉस्ट से चाहे तो 10-20 रुपए नीचे भी लगा सकते हैं। दोनों चॉइस इनके पास है, बट आइडली कॉस्ट पे इनका एक स्टॉप लॉस अगर ये लगाते हैं और ट्रेड में बने रहना चाहिए। ट्रेड में बने रहना चाहिए स्टार हेल्थ में। अगला सवाल है लक्ष्मीकांत का, कोलकाता से जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी सवाल पूछिए। सर मेरे पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक का शेयर है 250 का मैं 2-3 साल के लिए रखना चाहती हूँ। इसका व्यू क्या है? 2-3 साल के लिए रखना चाहते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, 250 पे 250 शेयर। सरन जी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है ये? देखिए, इसमें भी अगर आप देखें तो लास्ट अगर आप इसको देखें 2-2.5 साल से तो पिस ही रहा है। और ऑलमोस्ट कहीं, जैसे अभी हमने स्टार की बात की, ऑलमोस्ट कहीं नॉट सिमिलर बट वैसे ही पैटर्न उसके आसपास के बन रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तक डिसाइसिवली मुझे नहीं लगता कि एक लो इन प्लेस आ गया है। तो मे बी आई थिंक एक बार दोबारा ये कहीं 225 230 की तरफ एक बार जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बट फिलहाल मुझे लगता है एट द मोमेंट 225 से लेके तकरीबन 290 की इसमें एक रेंज रहेगी, उसी रेंज को ये ट्रेड करेगा। तो फिलहाल मेरे हिसाब से अगर लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहते हैं तो बने रहे। इवेंचुअली मुझे लगता है कि ब्रेकआउट अपसाइड में आएगा इसमें। जी। सरवेन, ओरेकल फाइनेंशियल्स में क्या राय बनती है? आज भी करीब 4% ऊपर है और अब बिल्कुल 11,000 के मुहाने पे खड़ा है। देखिए, ये तो अपने पीयर सेट को भी आउट परफॉर्म करता रहा है। और ऐसे सेटअप्स में हमेशा मैंने यही मेंटेन किया है कि भाई आप बने रहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे। काफी ओवरबॉट है तो देखिए नीरज जी, नए समीकरण तो नहीं निकलेंगे, बट आई थिंक जिनके पास है उनको बने रहना चाहिए। थोड़ा सा इसमें ट्रेल आपको पीछे की तरफ रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लेस लिक्विड है। आपको तकरीबन मुझे लगता है एक अराउंड 9800 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहना है, तो जिनके पास है वो बने रह सकते हैं। और आईटी स्पेस जिस तरह से हमको लगा था कि नीचे से चलेगा, आई थिंक चल गया है। तो आईटी इंडेक्स में भी अच्छा ट्रैक्शन है। जब तक रिवर्सल नहीं आता तब तक आई थिंक आईटी के ट्रेड से मजे ले लीजिए। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि वहां पे भी अब रिस्क रिवॉर्ड धीमे धीमे खत्म हो रहे हैं आईटी में। ओके, अभी अभी 2 ही दिन चला है। सर निफ्टी आईटी देखिए कहाँ से चल गया है। वो ऐसा लगता है धीमे धीमे कहाँ आ गया। हम 3 महीने से बोल रहे हैं कि अगर डिफेंसिव में कुछ खेलना है तो एफएमसीजी, फार्मा और आईटी खेलिए। तो 32,000 वाला निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट 40,000 के मुहाने पे, जैसे आपने बोला, आ ही गया है। तो आई थिंक काफी अच्छा रिटर्न आ गया है। इतने बड़े लार्ज कैप स्पेस में अगर आपको 20% के करीब रिटर्न मिल जा रहा है तो आई थिंक बहुत बढ़िया रिटर्न है। 20 से भी ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 26-27% रिटर्न इंडेक्स में मिल गया। अब इससे ज्यादा अगर साल की किसी को लालच करनी है तो एनालिस्ट लोग का काम नहीं है, फिर तो ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा और वहीं काम करना पड़ेगा। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट। और आर.एन. वर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। वर्मा जी नमस्कार सर, सवाल पूछें। हाँ जी, हाँ मेरे पास बीएससी के 5 शेयर हैं। हमने 3,000 के हिसाब से लिए हुए हैं, क्या किया जाए? बताइए सरवेन जी। नहीं, देखिए गुड्स, वही मैं बोलता हूँ, गुड स्टॉक बैड टाइमिंग, बस उतना ही है इसमें। देखिए बाजार चलते रहेंगे और लॉन्ग रन में सेटअप्स इंडिया के अच्छे ही हैं, तो आपको आगे चल के टारगेट्स और पैसे बन सकते हैं। बट यहाँ इस ट्रेड की टाइमिंग थोड़ी मेरे हिसाब से ऑफ है। अच्छी बात यह है कि क्वांटिटी इनके पास कम है। तो देखिए अब यहाँ पे एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, लगता तो मुझे ये है कि कहीं ये 1850 1900 की तरफ फिसल जाएगा। बट अब क्या है कि ऊपर में स्टॉप लॉस भी इनको क्या दूं, वही 2700 2800 के आसपास अच्छे लेवल रहे हैं स्टॉप लॉस के।
तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेंज के एकदम बीचों बीच है, 1800 से 2800, जस्ट टू बी सिंपल, ये रेंज आप इसी पकड़ के चलिए, उसके बीचों बीच चल रहा है। 1800 के आसपास किसी कारण से अगर आता है 1800-1900 के आसपास, तो एक बार जरूर राय लें और कहीं ना कहीं इसमें शायद उस समय एवरेज करने का मौका बने। बट फिलहाल मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, बने रहे मेरे हिसाब से बीचों बीच है, मेरे पास कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है। दूसरा सवाल अजी कि मैंने फोर्स मोटर्स के 5 शेयर लिए 9,000 के हिसाब से, उसका क्या करें? फोर्स मोटर्स हाँ जी, कितने में लिए हैं? 9,000 के हिसाब से। 9,000 पर 5 शेयर लिए फोर्स मोटर्स के। हाँ जी। सरवीन जी क्या लग रहा है? अब देखिए सर, साल भर में जो चीज 1000 वाली 10,000 हो गई मोटा मोटी, 10x के बाद ये 9x के बाद ये आए हैं। स्टॉक लेने के पहले देख तो लीजिए कि 12 महीने का रिटर्न क्या है पीछे का। जो स्टॉक आपको 12 महीने में 900% रिटर्न दे चुका है, उसमें आप और क्या कमाने की कोशिश कर रहे हैं? यही चीज मोस्टली आपने बीएसई में भी ऑलमोस्ट यही ट्रेड किया है और फोर्स मोटर में भी आपने यही ट्रेड किया है। रॉन्ग टाइमिंग, मे बी गुड स्टॉक इन द लॉन्ग रन में भी, बट बैड टाइमिंग। और इसमें तो बहुत ज्यादा आपकी टाइमिंग ऑफ है, बहुत लेट चढ़े हैं आप ट्रेंड में, आपको टाइम लगेगा इसमें पैसे बनने के लिए। तो अब चॉइस में आपके उछालों में निकले मेरे हिसाब से, यहाँ पे तो आप उछालों में निकले, कॉस्ट के आसपास आता है या जितने कम लॉस में आप निकल सकते हैं निकलिए, क्योंकि नीचे आपको लेने के लिए मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है फिलहाल। जब तक 10,000 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होता, विच इज अ वेरी बिग राउंड नंबर, और उधर पिसता ही है। कोई भी आप फाइनेंशियल कोई भी इंस्ट्रूमेंट लीजिए, राउंड नंबर्स पे अटकता है, और 10,000 तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो वहां अटकेगा, उसको इतनी इजिली ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। तो उछालों में निकले, और आई थिंक 6,000 6,500 के आसपास आइडली मिलना चाहिए। अगर 12-18 महीने का पेशेंस है, करेक्शन में आपको वहां मिलेगा ही। 38% रिट्रेसमेंट भी आया तो 6,500 के आसपास उनको मिल जाएगा लेने के लिए। तो भाई उछालों में इस पे से निकल जाइएगा फोर्स मोटर्स से, अच्छा ट्रेड नहीं है अभी यहाँ पे, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। अगला सवाल है संजय कुमार मिश्रा का दिल्ली से। संजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर जी। डेल्टा कर्व के बारे में पूछना था सर, इसका अभी रखूं या ये माइनस में चला गया था, अभी इसको रखूं या और आगे? सर जी डेल्टा को कब लिया था, कितने भाव पे लिया था बताइए? लिया था सर, तो मैं बाहर निकल गया था। हाँ? इसका 2 महीना पहले लिया था। किस प्राइस पे? अभी तो एक बताता हूँ। अरे दादा सवाल पूछा करो तैयारी के साथ ना, फिर छोड़िए सर, रहने दीजिए। सरवीन जी जनरल व्यू बता दीजिए क्या है डेल्टा में। देखिए, इनसे भी एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये खतरों के खिलाड़ी हैं? क्योंकि ये स्टॉक वही है। पता ही नहीं है भैया, वो ढूंढने गए हैं कि हमने कब खरीदा था, कि खरीदा था भी कि नहीं खरीदा था, ऐसे पूछ लिया। ये हमारा काम थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करना भी है, तो इनके एग्जांपल से कर देते हैं कि भाई अगर आपको अपने स्टॉक के बारे में मालूम नहीं है, आपके पास अपनी नोटबुक रेडी नहीं है, और आपको अपनी जर्नल नहीं मालूम कि आपने कौन सी चीज कहां से ली है, तो भाई बड़ा मुश्किल है आपके लिए पैसा बनाना। प्लस ये खतरों के खिलाड़ी टाइप का स्टॉक है, हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी, मतलब हाईएस्ट बीटा रहता है इन सब चीजों में, तो ये सबके रिस्क प्रोफाइल का नहीं है, बट इन्होंने ले लिया तो मुझे मानना पड़ेगा कि उसी रिस्क प्रोफाइल के हैं। तो वैसे तो उनके लिए सिल्वर लाइनिंग यही है कि फिलहाल 100 रुपए के नीचे नहीं जाता। लास्ट 2.5-3 महीनों में अगर आप देखें तो 100 रुपए के लेवल्स को होल्ड कर रहा है। ऊपर से पिटाई अच्छी हो चुकी है, 350 वाला अगर आपको 100 रुपए तक जाके आया है, तो आई थिंक फिलहाल ट्रेड में बने रहे खाली 1 से 3 महीने, और मुझे लगता है कि उस केस में 160-165 के स्तर यहाँ ऊपर में आ सकते हैं बनिस्पत अब यहाँ से 120 के नीचे नहीं जाए। तो अगेन है ऑलमोस्ट न्यूट्रल जोन में ही, बट लग रहा है कि क्योंकि इतना पिस चुका है, इनको 20-25-30 रुपए और शायद यहाँ ऊपर में देके चला जाएगा। अभी बहुत खराब नतीजे भी दिए इन्होंने पहले क्वार्टर के, तो इसलिए बेटर है कि थोड़ा सा दूरी रहे इससे। चलिए अगला सवाल है कृष्ण कुमार का भुवनेश्वर से। कृष्ण कुमार जी सवाल पूछिए सर। मेरे पास में इंडियन ऑयल के 500 शेयर है, 174 पे दिए हुए। ओके, क्या इरादा है, क्या करना है इसको? आप बताइए कब तक रखना चाहते हैं, मूड क्या है? मैं 1 महीना करीबन। 1 महीना। सरवीन जी 1 महीने में आईओसी में क्या प्राइस दिखेगा? नहीं देखिए, ट्रेडिंग स्टॉक ये नहीं है, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। अब इसको ट्रेडिंग करने क्यों चले मुझे नहीं मालूम। अगेन आई थिंक, और कमोडिटी ओरिएंटेड स्टॉक है, क्रूड ओरिएंटेड स्टॉक है, उससे इसको काफी फर्क पड़ेगा। और हम तो अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे उतने बुलिश नहीं है, क्योंकि हमारा क्रूड पे बहुत बुलिश व्यू है, तो हमें लगता है कि भाई क्रूड में इतना बुलिश व्यू हमारा है, तो इनको सबको तकलीफ होगी। और ये पीछे से बहुत चले, हमें 2-2.5 साल पहले सारे शोज में यही सब हम बोलते थे लेने के लिए, कोल इंडिया, आईओसी, सारे एनर्जी स्टॉक्स जो नीचे चल रहे थे उसमें। बट अब हमें भी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि मैं इनको बोलूं खड़े रहे,
मेरी राय तो रहेगी कि अगर ट्रेडिंग के माइंडसेट से लिया है तो बिल्कुल 1 महीने के हिसाब से तो बिल्कुल निकले, तुरंत उछालों में निकले, 1-2 दिन के अंदर ही निकले। तो क्या फिर क्रूड बढ़ेगा तो ओएनजीसी बढ़ेगा, उस पर ट्रेड बनता है? बिल्कुल, बिल्कुल ओएनजीसी तो हमें फिलहाल इस स्पेस में सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि थॉट यही है कि भाई अगर क्रूड में अगर बड़ा ब्रेकआउट आ गया 100 के ऊपर, तो सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे आपको मिल जाएगा और मिलना चाहिए। कई बार बाजार ऑलरेडी प्राइस इन करके पॉसिबली चल रहा है, 240 वाला 310 हुआ है, क्रूड के साथ साथ ही हुआ है सारा कुछ ये। तो आई थिंक ब्रेकआउट्स ओएनजीसी में लंबी अवधि के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट थॉट मेरा भी वही आ रहा है कि भाई इसका हाई 2014 का लगा था, वो तकरीबन 314 के आसपास था, तो मैंने लास्ट शो में भी यही बोला कि भाई मैं भी इसमें 315 320 के ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूं, सो दैट ये समीकरण बन जाए कि 10 साल के ब्रेकआउट हो गए, डेकेड एंड लॉन्ग जब ब्रेकआउट होंगे तो फिर बहुत बढ़िया ट्रेंड बनेगा। तो विद इन द करंट डेटा यू आर एट द बेस्ट, मतलब आप बेस्ट, सारा आपका रिस्क रिवॉर्ड आ गया, बेस्ट बुलिश सिनेरियोज आपने कंप्लीट कर लिए। अब आपको ब्रेकआउट करना पड़ेगा ताकि आप और ओएनजीसी में आगे कुछ ऐड कर पाए। तो मुझे लग तो रहा है जिस तरह के सेटअप्स हैं कि वो ब्रेकआउट हो जाएगा, बट वो कहते हैं ना, देयर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप, तो यहां से ट्रेड नहीं बनेगा। 320 का कंडीशनल ब्रेकआउट ओएनजीसी में नए ट्रेड के लिए जिनके पास है वो बने रहे 295 के स्टॉप लॉस से, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। क्योंकि निफ्टी 24,600 के पार टच मार दिया उसने, 24,600। सरवेन जी जी 24,600 और मिड कैप में डबल सेंचुरी से ज्यादा। जी 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 नहीं नहीं, देखिए हम क्लोजिंग बेसिस वाले हैं और थोड़ा वीकली फिल्टर लेके चल रहे हैं इस समय। हम क्लोजिंग बेसिस वाले हैं, इंट्राडे स्टॉप लॉस में बिलीव नहीं करते हम, और बहुत बार जीवन में क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस ने 1-1, 2-2 पॉइंट से बचाया है। इसके ऊपर बंद करके आपको सस्टेन करना जरूरी है इन लेवल्स के ऊपर, खाली लेवल्स को अचीव करना जरूरी नहीं है, ब्रेकआउट करके आपको सस्टेन करना जरूरी है। पर देखिए मैं मेंटली ओपन हूं इस बात से कि बाजार साइकोलॉजिकल राउंड नंबर्स के पास भागते हैं, तो डाउ 40,000 की तरफ भाग रहा है, 40,000 करके आया एक बार, एसएनपी भी 5,500 किया, सेंसेक्स ने 80,000 किया, तो निफ्टी क्यों सिल्वर मार्क क्यों ना, अपनी सिल्वर जुबली क्यों ना करे। तो अगर वो 401 पॉइंट है विच इज हार्डली 1.5%, तो 500 2500 भी जा सकता है, बट मुझे लगता है कि सस्टेन नहीं कर पाएगा उन लेवल्स। अगर गया भी तो फिलहाल तो जा नहीं रहा, बट अगर गया तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। चलिए 24,585 करंट लेवल है, 24,600 उसने टच कर दिया है, 400 पॉइंट और चलना है, फिर उसकी सिल्वर जुबली होगी, 25 का मार्क टच करेगा। नज़र बनाए रखेंगे हम लोग। लेकिन चलिए अगला सवाल लेते हैं। मोतीलाल जी हैं डोंबिवली से, मुंबई के पास से। बताइए मोतीलाल जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर HDFC का 1750 का कॉल लिया था 15 रुपए का रेट, अभी गिरते गिरते सर 5 रुपए आ गए सर। कितने कितने का कॉल लिया आपने? स्ट्राइक प्राइस क्या था? 1750, 15 रुपए सर। 1750, 15 रुपए पे। जी क्या भाव कहाँ चल रहा है इसमें? तो 4 रुपए चल रहा है सर। सरवेन जी 1750 का कॉल ले लिया HDFC बैंक का, 15 रुपए में लिया, अभी चल रहा है 3 रुपये 90 पैसे। कोई उम्मीद है क्या? कब की रखा है, कब किया? मंथ एंड का है क्या? हाँ वो गया था 1700 गया था, गुस्से में लिया था ये। नहीं ये कब तक के लिए लिया है आपने? एक महीना का होल्ड है ना, महीने एक्सपायरी 25 तारीख तक। 25 तारीख तक का है सरवेन जी। कैश में चल रहा है 1623। सरवेन जी को जोड़ो भैया, वही जवाब देंगे इसका। बड़ा खतरनाक ट्रेड लिया मोतीलाल जी ने, बहुत ऊपर है सर, 1750, अभी चल रहा है 1623। नुकसान है आपको तगड़ा। सरवेन जी जी 1750 का कॉल लिया है HDFC बैंक का, 25 जुलाई की एक्सपायरी है, 15 रुपए का प्राइस लिया था, अभी चल रहा है 3 रुपये 80 पैसे। क्या करा जाए? जी नहीं, बड़ा मुश्किल है, इनका स्ट्राइक इन द मनी नहीं आ पाएगा। मेरे हिसाब से तो ये इनका प्रीमियम पूरा फिस जाएगा, ऐसा मेरा थॉट है। रीजन इन्होंने बहुत, अगर ट्रेड इनका बड़ा गलत है, इन्होंने ब्रेकआउट का वेट नहीं किया। देखिए अभी जैसे हम ओएनजीसी की बात कर रहे थे, 1750 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया स्टॉक, एक ही दिन के लिए गया था वो भी गुड न्यूज पे, और अगले दिन ही गैप डाउन होकर नीचे गिरने लगा। तो आई थिंक अगर ट्रेड किया भी था तो अगले दिन इनको निकलना था, पहली बात, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से इनका स्ट्राइक इन द मनी होने का प्रोबेबिलिटी 10% ही है, 90% तो है कि नहीं होगा, 10% तो बाजार में कुछ भी हो सकता है। तो 90% तो ये जीरो होने वाला है, इससे अच्छा निकल जाए मेरे हिसाब से। तो उछालों में निकले, 1-2 दिन में निकले, बेसिकली यहाँ से एक एग्जिट की स्ट्रैटेजी बनाए और निकले यहाँ से। हाँ 25 जुलाई का बहुत समय थोड़ी बचा है, तो इसलिए बेटर है कि 3-4 रुपये, चूँकि यहाँ से कितना 100 रुपये बहुत काफ़ी ऊपर है, तो खैर उछाल पे तो निकल जाइएगा इसमें से।
अगला सवाल लेते हैं रमेश गोयानी का, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश जी नमस्कार सर, सवाल पूछे। नमस्कार, मेरे पास पराग मिल्क का 350 शेयर है, 276 का ओके, भाव का, और सनमित इंफ्रा है 800 शेयर 39 के भाव का। कौन सा क्या इंफ्रा करना सर, दोबारा नाम बताइए। सनमित इंफ्रा, नहीं समझ में नहीं आया। सनमित इंफ्रा। चलिए पहले इसको लेते हैं एक बार। पराग मिल्क में क्या करना है सरवीन जी? देखिए यहाँ पे आई थिंक 160 के आसपास अच्छा सपोर्ट्स रहे हैं लास्ट, अगर आप अगस्त से अगर आप डेटा देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक 160 के स्टॉप से इनको यहाँ पे पराग मिल्क में मेरे हिसाब से खड़े रहना चाहिए। 3 से 6 महीने अगर रहेंगे तो आई थिंक एक बार इनको चांस है कि तकरीबन 210-220 के स्तर यहाँ आ सकते हैं, एज लॉन्ग एज 159 पे स्टॉप लॉस ये लगा के रखते हैं। पराग मिल 180 पे चल रहा है, इन्होंने खरीदा है 276 पर। ये भी काफ़ी ऊपर के प्राइस पे लिया था, इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सरवीन जी अपोलो टायर्स पे कैसा लग रहा है ट्रेड आपको? देखिए एफनो वाला आइटम है, अगेन मैंने जैसे बोला ये थोड़ा हाई बीटा वाला स्पेस है, यहाँ पे सबके सबके रिस्क प्रोफाइल का स्टॉक नहीं है। आज तो ऊपर है, मैं इसको थोड़ा सा वॉच करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई मेरा मानना ये है कि भाई जो इसके हाईज लगे थे 550 के आसपास, आई थिंक वो बड़े क्रूशियल है। वो जो इसका वीकली रिवर्सल रहा एक हफ्ते पहले का, वो बहुत क्रूशियल है मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि जब तक उसके ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होता, रिस्क रिवॉर्ड्स यहाँ बचे नहीं है कोई बहुत ज्यादा बुलिश होने के। तो मेरी तो राय रहेगी कि थोड़ा अलर्ट है, जिनके पास है वो एकदम एग्रेसिव ट्रेड रखें, स्टॉप लॉस और माफ कीजिएगा 530 के आसपास एक ट्रेड स्टॉप लॉस रखें अगर बने रहना है ट्रेड में, अन्यथा 550 के आसपास थोड़ा मुनाफा भी बांधे तो मेरे ख्याल से नीचे दोबारा लेने के लिए मिलेगा। अभिषेक दास के पास बेटर पिक कौन सी है, टानला प्लेटफॉर्म या साइंट? जी बताइए, दो में बेटर कौन है, टानला या साइंट? नहीं, दोनों ही मेरे लिए आई थिंक दोनों ही मेरे लिए ऑलमोस्ट एक ही जैसे ही हैं, तो बेटर तो मैं नहीं सब बता पाऊंगा। और तानला तो वैसे भी बहुत लंबा एक करेक्शन कर चुका है। 2000 वाली चीज अगर आज 1000 पे चल रही है तो आप समझिए कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, इसीलिए भाव इतना टूटा है। तो मेरा तो थॉट रहेगा कि अभी फिलहाल दोनों से बचें, क्योंकि यहाँ मैं अभी कुछ नया किसी को करने को नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं तो यही बोलूंगा कि नया कुछ ना करें, अभी पुराना है उसी को संभालें, नया कुछ ना करें। नया कुछ न करें। अच्छा, जोड़ी में आज पूछ रहे हैं लोग। कृष्ण गोवर जी ने पूछा है कि आजाद इंजीनियरिंग और बीका जी में कौन सा ज्यादा अच्छा है? ओके, देखिए डेटा तो मुझे लग रहा है कि दोनों का बीका सेम जी है। का, हाँ डेटा बहुत कम है, डेटा बहुत कम है। तो मैं एकदम शॉर्ट टर्म भी नहीं देख पा रहा हूँ, तो इनसे तो माफी मांगनी पड़ेगी आज। अच्छा, मनोज जी से माफ़ी नहीं मांग पाएंगे आप, क्योंकि इन्होंने अडानी पोर्ट के बारे में पूछा है। 39 जी शेयर 901 के भाव पे हैं, 5 साल तक होल्ड करेंगे ये। देखिए 5 साल तक होल्ड करने का अगर मन बना लिया है तो आई थिंक फिर तो मैं कहूंगा कि भाई ट्रेड में बने रहें। और डेफिनेटली जब आप थोड़ा पैसा कमा लेते हैं तो आपको ये भी करना है कि आप थोड़ा एक स्टॉप ट्रेल करके चलिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या होता है, आपका कितना बुलिश स्टांस है, क्या नहीं है। बट एज अ टेक्नीशियन अगर हमको करना है तो हम ये बोलेंगे कि भाई एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए। तो मेरे हिसाब से जो इनके लिए अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आएगा वो सारा कुछ 1200 के नीचे मुझे लग रहा है। कंजेशन 1200 के आसपास काफी शार्प रिवर्सल आए हैं, तो अगर 1200 के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो तकरीबन 300 रुपए इन द मनी भी रहेंगे, और अगर जो भी अपसाइड्स है उसको खेलने का भी इनको मौका मिलेगा। और धीमे धीमे एवरी क्वार्टर, एवरी 6 मंथ्स उस स्टॉप लॉस को रिव्यू करते रहें और धीमे धीमे ऊपर की तरफ उसको बढ़ाते रहें। ओके, जय भानु, इन्होंने 100 शेयर खरीदे SW सोलर के 442 के भाव पर। 3 से 6 महीने का नजरिया। देखिए यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ पुल करने की, बट स्टर्लिंग एंड विल्सन। जी स्टर्लिंग एंड विल्सन, जी मैं वही पुल अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर बताऊं क्या? नहीं सर, मिल जाएगा, ये तो कभी कभार नजर में आ जाता है, देख लेते हैं। तो इनके लिए देखिए शॉर्ट टर्म सेटअप्स यहाँ मुझे दिख रहे हैं जो क्लियर है वो ज्यादा, और लॉन्ग टर्म इसमें उतना बड़ा कोई उतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है। पर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इसका 600 रुपए का जो ब्रेकआउट हुआ वो काफी मीनिंगफुल था। 600 से ब्रेकआउट करके 800 तक गया, अभी फिलहाल मिडिल टेरिटरी में चल रहा है। तो एज लॉन्ग एज 600 के ऊपर टिका हुआ है, आई थिंक मीडियम टू लॉन्गर टर्म सेटअप्स पॉजिटिव है। और ये 12 महीने प्लस का मैं इनको व्यू दे रहा हूँ। तो 12 महीने प्लस के हिसाब से खड़ा रहना चाहते हैं तो इनका स्टॉप कहीं 600 के नीचे रहेगा, और ऊपर में एक्सपेक्टेशन की रहेगी कि 900 से 1000 रुपए तक के टारगेट्स ऊपर में यहाँ मुझे लगता है 12-18 महीने में आ सकते हैं। ओके,
ये रहा है स्टर्लिंग एंड विल्सन में। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और मार्केट इस बीच संकेत ये कर रहा है कि अच्छा रिवाइवल इसमें मिड कैप में भी देखने को मिल रहा है अब, और बैंक निफ्टी में भी। तो देखते हैं सेकेंड हाफ कैसा गुजरता है, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 24,600 के ऊपर इसको बंद होना है, सरवन जी वही देखना चाहते हैं। तो आज इनको दिखाया जाएगा कि 24,600 के ऊपर निफ्टी बंद होता है कि नहीं। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।